ओके ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है? इवेल्युएटिंग इंटीग्रल डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर। मतलब ये एक अलग टाइप की कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में हेल्पफुल हो जाती है कई बार, और कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, इसलिए करानी जरूरी है। वैसे ये हमारे कोर्स में नहीं है, जेईई मेंस और एडवांस के कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, ये हेल्पफुल हो जाती है। जैसे मैं अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा कि आप बेसिक इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, लेकिन इसकी हेल्प से भी किया जा सकता है। तो ऑब्वियसली अगर कोई अच्छा क्वेश्चन ऐसा बने जो आप इंटीग्रेशन से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, जो बेसिक इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है उससे नहीं कर पा रहे हो, तो इसकी भी हेल्प लेके देख सकते हो। ऑलराइट, तो वो अभी हम देखने जा रहे हैं। अभी क्या है, एक इंटीग्रल दिया जाएगा, उसमें एक पैरामीटर होगा। जब भी किसी इंटीग्रल में कोई एक पैरामीटर को इंट्रोड्यूस किया जाए, मतलब एक अननोन, लेट्स से ए बी सी ऐसा कुछ दे दिया जाए, तो हो सकता है इस कॉन्सेप्ट का यूज हो जाए। ऑलराइट, जैसे 2 3 4 दिया है तब नहीं, लेकिन जैसे एक कांस्टेंट दिया c, अब c एक पैरामीटर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 -1/2 √3/2 -√3/2 कुछ भी हो सकती है। हम क्या देते हैं, c इज नथिंग बट ए रियल नंबर। तो ये एक पैरामीटर है, इसका यूज किया जा सकता है। समझे कैसे? देखो मैं बताता हूं। तो करना क्या होता है, वैसे मैं एक मिनट ये बता दूं तुम्हें कि सबसे पहले आपको एक पैरामीटर की फॉर्म में एक इंटीग्रेशन दिया जाएगा। जैसे मैं कह दूं 0 से लेट्स से a कह दो, या कोई कांस्टेंट कह दिया, कोई भी कांस्टेंट, मतलब 2 मान लो, कोई नंबर दे दिया 0 से 2, ठीक है। अब साइन नहीं, मतलब f ऑफ x प्लस सी dx, इसको कैलकुलेट करने को बोला गया है। एक फंक्शन है जिसमें x प्लस सी आ रहा है अंदर, ठीक है। c जो है वो पैरामीटर है। तो मैंने क्या किया, मैं इसे i मान लिया, ठीक है। अब इस i को c के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, कोई टेंशन नहीं है। कैसे? अब लेबनीज के बारे में मत सोचने लग जाना, लेबनीज तब लगती है जब वेरिएबल पावर्स हो। तो ये लेबनीज का काम नहीं कर रहा हूं मैं, ये तो मैं जस्ट एक फंक्शन लिखा हुआ है, ये इसे मैंने मान लिया, जो i है ना उसको मैंने ऐसे मान लिया। देखो i इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ c, और x को मान लिया कांस्टेंट, ठीक है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू c। तो इंटीग्रल तो एज इट इज रहेगा, अब बस इसे डिफरेंशिएट करो। तो ये क्या हो गया, x तो कांस्टेंट है, जब c के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं ना, तो x को कांस्टेंट मानना है, तो x तो कांस्टेंट है। या चलो पहले बाहर वाले का कर लो, f डैश x प्लस सी इंटू, अब अंदर वाले के में इसका भी तो करना पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, बस ये आ गया, ठीक है। अब इसे इवेल्युएट करो, हो सकता है ये इवेल्युएट हो जाए बहुत इजीली, मोस्ट प्रोबेबली ये इवेल्युएट हो जाएगा बहुत इजीली, समझे। देखो क्योंकि ये क्या है, f डैश x प्लस सी मान लेते हैं, कुछ देर के लिए मान लेंगे, अभी मैं दिखाता हूं तुम्हें, एक एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा। अब मैं कह रहा हूं कि अब इसे आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इजीली किया जा सकता है, दिख रहा होगा या नहीं, सही है। तो अब इसको मैं बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि यार इसका इंटीग्रेशन तो f x प्लस सी आएगा, या नहीं, f x प्लस सी। लेकिन वो तब है जब ये x प्लस सी, मतलब बात को समझो कि जब एक फंक्शन जो fx है उसमें हर जगह x की जगह, हर x की जगह x प्लस सी हो, तब जाके इतना इजी हो जाएगा कि वापस से यही आ गया। और 0 से 2 में आपने इसे इवेल्युएट किया, ऑब्वियसली ये जो यहाँ पे कुछ भी बचेगा, जो भी फंक्शन आएगा वो फंक्शन आएगा c का। देखो आपने इसे इंटीग्रेट किया, 0 से 2 लिमिट रख दी, तो उसमें c तो रहेगा, तो मैंने उसे कह दिया फंक्शन ऑफ c, gc। अब व्हाट यू हैव इज, यहाँ पे ऐसे है ये di dc, तो मेरे पास di dc इज नथिंग बट gc के इक्वल आ गया। अब मैं कह सकता हूं di gc को दोनों और इंटीग्रेशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू c,
ठीक है, तो ये बच्चों आई आ जाएगा, ये तो आई के रेस्पेक्ट में ही है, आई आ जाएगा, और ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन जीसी का, जीसी का जो भी इंटीग्रेशन होगा वो आ जाएगा यहाँ पे, लेट से कैपिटल जी सी। फिर यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करोगे, लेट से जनरली हम सी लेते हैं, यहाँ पे सी ऑलरेडी यूज कर लिया तो मैंने एल ले लिया, ये कांस्टेंट एल, ठीक है, ये कांस्टेंट ले लिया एल। अब क्या करेंगे, अब यहां से ये जो फंक्शन है, यहां से आपको कोई एक ऐसी वैल्यू सी की निकालनी पड़ेगी, और कहीं से भी, मतलब बीच में कहीं और से भी आ सकती है क्या, लेट मी सी, आई होप यहीं से ही लानी पड़ेगी शायद, चलो वो देखेंगे अभी, ठीक है, और या तो क्वेश्चन में दी जाएगी, ठीक। मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि सी की उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कोशिश ये रखनी है सी की ऐसी वैल्यू हो, यहीं से आएगी वो, यहीं से आएगी, ठीक है, सी की ऐसी वैल्यू रखो जिसके लिए आई 0 हो जाए, ठीक है, सी की ऐसी वैल्यू ढूंढो यहां से देख के कि यार अगर मैंने सी को ये रख दिया ना तो ये 0 हो जाएगा, कोशिश करनी है, ठीक है। चलो सी को ऐसी वैल्यू मिल गई मुझे जिसपे इसमें रखने पर आई जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, ठीक है, ओके। तो अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, अब ऐसा करो, वो वैल्यू सी की यहां पे रखो और आई को पुट कर दो 0 और एल निकाल दो, एल मिल जाएगा आपको, फिर एल को वापस से यहां पे रख दो, ये कांस्टेंट भी फाइंड आउट हो गया, जैसा हम करते ही हैं जनरली, ठीक है, यही करते हैं हम कि क्या करते हैं, कांस्टेंट निकालने के लिए पहले वाली इक्वेशन में जाते हैं, वहां पे ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है, लेबनीज में बताया हुआ है आपको ये बात, ठीक है। तो वहां से लेट से, जैसे वहां पे याद होगा कि x को 0 हम x 0 मिल जाता था, कई बार 2 मिल जाता था, 3 मिल जाता है, कुछ भी मिल सकता है, वहां पे x पे हमने वर्क किया, यहाँ पे मैं c पे बोल रहा हूँ कि ऐसा c चूज करो कि जो ये i ना 0 हो जाए, तो उस c को यहाँ पे रखो, i को 0 रखो, l कैलकुलेट कर लो, वापस से l को यहाँ पे रख दो, अभी क्वेश्चन के जरिए सब क्लियर हो जाएगा। यहां तक ये प्रोसीजर मेरे ख्याल से समझ आ जाना चाहिए कि सबसे पहले एक इंटीग्रल होगा जो c के फॉर्म में होगा, लेकिन वेरिएबल x है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, c को वेरिएबल मानेंगे और x को कांस्टेंट मान के इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू c, फिर इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ गया, फिर वो लिमिट लगा देंगे और ये फंक्शन ऑफ c आएगा, फिर वापस से इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू c, और c के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के बाद c की ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जिसके लिए i 0 हो जाए, या कुछ ऐसी वैल्यू जिसके लिए i की वैल्यू आपको पता चल जाए कि i की वैल्यू ये होगी, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा, ऐसा c आप ढूंढ पाएंगे जिसके लिए i 0 हो जाए, तो c को यहाँ पे पुट कर देना इसमें और i को 0 रख देना, l मिल जाएगा, बात खत्म, ठीक है बच्चों, बस इतना याद रखें। चलो यहां तक तो बात हो गई खत्म। अब क्या करें, अब देखते हैं, एक क्वेश्चन के जरिए देखेंगे, उससे पहले ये उतार लो आप। तो बच्चों जल्दी से इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, देखो 0 से ax dx, मान लो ये i है, a को बाहर लेके ऑब्वियसली इसे आप सिंपल तरीके से अगर मैं करूं तो ये 2a आ गया, देखो ध्यान से, इसका आंसर आ गया 2a, लेकिन मैं इस तरीके से करके दिखा रहा हूं जिससे तुम्हें पता चल जाए कि हाँ वाकई बात सही है। वो करते कैसे हैं, देखो मैंने क्या किया, i को a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये क्या बच गया, सिर्फ x, क्योंकि a ही वेरिएबल था, x तो कांस्टेंट है, तो x dx। अब इसे कैलकुलेट कर सकता हूं या नहीं, देखो फायदा हो गया, इस इंटीग्रेशन को मैं एकदम से कर सकता हूं, ये हो गया x² 2, 0 से 2, ये बच्चों 2 आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, di 2 dA, इनका कर दिया इंटीग्रेशन, ये आ गया i, ये आ गया 2a, ये आ गया l, जो एक कांस्टेंट रखते हैं हम, जो वहां पे l लिया था यहाँ पे भी l ले लिया। अब मैंने कहा l को निकालने के लिए a की एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जिसके लिए i 0 हो जाए, कहां से, यहां से, a को अगर 0 डाल दूं बच्चों तो ये फंक्शन पूरा 0 बन जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज 0, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ 0 इज
0, तो i भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब a0 के लिए i भी 0 है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया, और l भी निकल के आ गया 0, हेंस i इज नथिंग बट 2a, जो कि आना चाहिए था। समझ गए? ऐसा कर सकते हैं। जल्दी से दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्या है, 0 से π/2 sin x प्लस c dc। ठीक है, ओके। अब मैं तुम्हारे से पूछ रहा हूं भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ऑब्वियसली बच्चों को पता है कि माइनस ऑफ cos x प्लस c 0 से π/2। चलो पुट कर दो, ये आ गया π/2 प्लस c, और 0 पुट किया और प्लस हो जाएगा cos c। cos π/2 प्लस c होता है sin c, मतलब माइनस sin c होता है, ये हो गया एडजस्ट, और ये आ गया cos c। तो आंसर तो बेटा ये है इसका। अब इसे इस तरीके से कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से, देखो हर एक में ऐसा नहीं होता कि एकदम एक ही तरीके से जाना है, इस क्वेश्चन में नहीं चलेगा ऐसा, क्योंकि इसमें अपने आप सोच के देखो इसमें क्या दिक्कत है, मैं बताता हूं कि c की ऐसी वैल्यू जिसके लिए i 0 हो जाए, मिलेगी नहीं। या तो आप कहोगे कि c को आप डालें -x, तब हो सकता है ये काम, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा सोचने दो, -sin x, ओके नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, मुझे नहीं पता है, ऐसा है कि मुझे नहीं पता कि c की ऐसी कोई वैल्यू जिसके लिए ये 0 हो जाए, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पैरामीटर को थोड़ा सा कन्वर्ट किया, x प्लस c को t लेट कर लिया। अभी जैसे करते हैं जनरल वे में, तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt, लिमिट क्या आ जाएगी, x को 0 डालो तो c आई, और π/2 डालो तो π/2 प्लस c आ जाएगी। राइट बच्चों, यहाँ पे बनेगा sin t dt, ये हो गया अपना i। कौन आ गया, ये i। ठीक है, अब c के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करो, नो प्रॉब्लम। यहां पे कितना आएगा 1, और फिर यहां पे आ जाएगा sin π/2 प्लस c, माइनस c का डिफरेंशिएशन 1, और फिर अंदर चला जाता है sin c। लेबनीज लगा रहा हूं मैं c को वेरिएबल मान के, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन 1, फिर ये इसके अंदर, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन दैट इज 1, फिर ये इसके अंदर, ये कितना आ गया, cos c माइनस sin c। ये है di अपॉन dc। अब di तो इधर रहने दिया और dc इधर, और इंटीग्रेशन कर दिया, i तो ये आ गया, cos c का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin c, और sin c का माइनस cos c प्लस l कांस्टेंट। अब यहां पे c की किस वैल्यू के लिए आंसर मिल सकता है, ये सोचने की बात है। ये फिर से दिक्कत है, लेट मी थिंक। ओके, देखो ये तो पता चल रहा है l 0 आएगा, l तो 0 आना चाहिए। अब इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, ये एक मिनट रुको, c को अगर मैं 0 डालूं तो 0 से π/2 sin t आएगा, सही है ना। या तो हमें इसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, इसी को सॉल्व करके i की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और कुछ नहीं। मतलब क्या कि 0 को अगर मैं c मान लूं, ठीक है, तो मान लेता हूं कि इस क्वेश्चन में ना मुझे x प्लस c का इंटीग्रेशन नहीं पता है, लेकिन sin x का पता है, क्योंकि जबरदस्ती बनाए जा रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैं अगर c को 0 मानूं तो ये कितना बनेगा, 0 से π/2 sin x या sin t dt। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 0 से π/2, तुम्हें पता है 1 होता है, तो अगर c को 0 डालो तो i 1 आता है। इतना मुझे पता चल गया कि अगर c 0 है तो i है बेटा 1, तो मैंने यहां पे रख दिया, i को रख दिया 1, और ये sin 0, ये cos 0 प्लस l, cos 0 1 होता है, 1 से 1 कट गया, l कितना आ गया यहाँ से 0,
तो L को 0 रख दिया तो आंसर आ गया I इक्वल टू साइन सी प्लस कॉस सी। एक तो वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। इससे ये पता चल रहा है कि हम विदाउट दिस सब्स्टिट्यूशन भी ये क्वेश्चन कर सकते थे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से। ठीक है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब आप डिफरेंशिएट करते तो इसका आता cos x प्लस सी। ठीक है, अब cos x प्लस सी को इंटीग्रेट करना था, फिर या तो आपको उसका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, जब उसका पता है तो इसका भी पता होना चाहिए फिर तो। ठीक है, तो ये जस्ट मैं एक तरीका दिखा रहा हूं तुम्हें जस्ट दिखाने के लिए कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। जो क्वेश्चन इसी के बेस पे बनते हैं वो अच्छे होते हैं और वो इजीली हो भी जाते हैं सॉल्व इससे, राइट। ठीक है, तो जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पहले इसको उतार लें।